निश्चल मेहता अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी वहाँ पर एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है और उसके कैबिन का दरवाज़ा नॉक करता है। निश्चल उन्हें अंदर आने को कहता है। वो आदमी निश्चल के पास जाता है और कहता है, सर आपकी नई सेक्रेटरी आज ही अपनी जॉब ज्वाइन करने के लिए आ गई है, तो अब हम उन्हें क्या कहें। निश्चल अपना काम करते हुए कहता है, एक काम कीजिए, उसे सारा काम समझाकर मेरे पास भेज दीजिए। वो आदमी निश्चल की बात सुनकर जी सर कहता है और वहाँ से चला जाता है। वो आदमी एक लड़की के पास जाता है। उस लड़की ने पीले रंग का प्लाजो सूट पहना हुआ था और बालों की चोटी बनाई हुई थी। होठों पर लिप ग्लॉस और आंखों में काजल डाले वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी और प्यारी भी। पर यह लड़की तो वही लड़की थी जिसे आज सुबह वीरांगना और अयांश ने गुंडों से बचाया था। पर वो लड़की यहाँ क्या कर रही है, चलिए ये भी जानते हैं। वो आदमी उस लड़की के पास आता है और कहता है, मिस वानी अवस्थी, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको आपका काम समझा देते हैं। वानी हाँ में सिर हिलाकर उस आदमी के पीछे चली जाती है। थोड़ी देर बाद निश्चल फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था कि कोई आकर उसके कैबिन का दरवाज़ा नॉक करता है। निश्चल दरवाजे से बाहर देखता है तो वहाँ पर वानी खड़ी थी। वो देखने से बहुत डरी हुई लग रही थी। जिस दरवाजे से निश्चल बाहर देख रहा था उससे सिर्फ अंदर वाला इंसान ही बाहर देख सकता था, पर बाहर वाला इंसान नहीं देख सकता था। इसलिए वानी अंदर निश्चल को नहीं देख पा रही थी। निश्चल वानी को अंदर आने के लिए कहता है। वानी अंदर आती है और निश्चल को गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहती है, सर मैं आपकी नई सेक्रेटरी हूँ। निश्चल बस हल्का सा अपना सिर हिलाता है और वानी से कहता है, तो क्या तुम अपना काम करने के लिए तैयार हो। वानी विश्वास के साथ हाँ में जवाब देती है। तो निश्चल उससे कहता है, ठीक है, एक काम करो, जाकर मेरे आज के दिन की सभी मीटिंग्स की लिस्ट लेकर आओ। तुम्हें तुम्हारा कैबिन तो विक्रांत ने बता दिया होगा। अगर फिर भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो बाहर तुम्हारे कैबिन के सामने नैना का कैबिन है, जो इस कंपनी की मैनेजर है, तुम उसकी मदद ले सकती हो। वानी जी सर कहती है तो निश्चल उसे जाने के लिए कहता है। वानी कैबिन से बाहर आती है। उसका डर जो थोड़ी देर पहले निश्चल से था वो थोड़ा कम हो गया था। वानी वहाँ से अपने कैबिन में अपना काम करने चली जाती है। वीरांगना अपने ऑफिस पहुँचती है और अपने कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। जैसे जैसे वीरांगना अपने कैबिन की तरफ बढ़ रही थी सभी उसे खड़े होकर विश कर रहे थे, पर वीरांगना वहाँ किसी को कुछ न कह सीधा अपने कैबिन में चली जाती है। आज वहाँ पर सभी हैरान थे क्योंकि उनकी बॉस आज पहली बार बिना मास्क के ऑफिस आई थी। उन्होंने वीरांगना का चेहरा पहले देखा नहीं था। उन्होंने क्या, किसी ने भी वीरांगना राठौर का चेहरा नहीं देखा था। वो तो वीरांगना का एटीट्यूड और उसके साथ अविनाश को देखकर सभी को अंदाज़ा हो गया कि शायद यही उनकी बॉस है। वीरांगना के जाने के बाद वहाँ लड़कियाँ उसकी खूबसूरती से जल रही थी क्योंकि सभी लड़के वहाँ पर अपनी बॉस की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में इतनी खूबसूरत और ख़तरनाक लड़की उनकी बॉस है। पर फिर वो अपनी बातें छोड़कर काम करने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्हें बात करते हुए देख लिया गया तो उसी वक्त जॉब से निकाल दिया जाएगा। वीरांगना अपने कैबिन में आती है और उसी के साथ अविनाश भी अंदर चला जाता है। वीरांगना की कुर्सी पर बैठते ही अविनाश कहना शुरू करता है, वीर तो तुम्हारा क्या फैसला है अब। वीरांगना पेपर वेट घुमाते हुए कहती है, अब अपना चेहरा दिखाने का टाइम आ गया है, वो सही समय आ गया है जिसका मुझे इंतजार था। पहले वीरांगना राठौर के बारे में लोग सिर्फ कहानियाँ सुनते थे, पर अब अपने बारे में बताने का टाइम आ गया है। अविनाश वीरांगना की बात सुनकर कहता है, वीर पर तुम जानती हो कि ऐसा करने से तुम मुसीबत में फंस सकती हो, तुम्हारे दुश्मन तुम पर वार करने लग जाएंगे। वीरांगना अपने होठों के एक कोने को मोड़कर कहती है, अविनाश ये बात तुम भी जानते हो कि वीरांगना को हम लोग से डर नहीं लगता। मुझे तो ऐसे खेल बहुत पसंद है। अब सोचो कि चलो उन्हें भी एक मौका दिया जाए। तुम एक काम करो, कल मेरा इंटरव्यू लेने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो। कल सबको पता चलेगा कि वीरांगना राठौर कौन है। अविनाश उसकी बात सुनकर कहता है, वीर एक बार फिर सोच लो क्योंकि इससे मिष्टी को भी खतरा हो सकता है। वीरांगना मिष्टी का नाम सुनते ही अविनाश की तरफ देखती है और कहती है, अविनाश तुम मेरे साथ इतने टाइम से हो, शायद तुम नहीं जान पाए कि वीरांगना राठौर को किसी का भी डर नहीं है। मैं वो ज्वालामुखी हूँ
जो अपने सभी दुश्मनों को अपनी आग में जलाने का दम रखता है। रही बात मिष्टी की, तो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसका मैं वो हाल करूंगी जिसे उसकी 7 पुश्तें भी याद रखेगी। अविनाश वीरांगना की बात सुनकर कहता है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अभी मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। तुम अपने सेक्रेटरी को बुलाकर उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में कह दो। वीरांगना अपना सिर हिलाती है तो अविनाश वहाँ से चला जाता है। डे ड्रीम होटल। निश्चल की आज पूरे दिन में 2 मीटिंग्स थी, जिसमें से एक मीटिंग वो अटेंड कर चुका था और दूसरी मीटिंग उसकी 1 घंटे बाद की थी। सेक्रेटरी होने की वजह से वानी भी उसके साथ मीटिंग में गई थी। निश्चल की दूसरी मीटिंग भी इसी होटल में थी, तो वो दोनों वहीं पर बैठे हुए थे। पहली मीटिंग खत्म हो चुकी थी। वहाँ कमरे में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, जो वानी को बहुत डरा रहा था। अचानक से निश्चल वानी से कहता है, वानी, जाकर मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी लेकर आ जाओ, और अगर तुम्हें भी कॉफ़ी चाहिए हो तो अपने लिए भी लेकर आ जाना, क्योंकि अभी दूसरी मीटिंग में 1 घंटा बाकी है। वानी जी सर कह वहाँ से चली जाती है। निश्चल वानी के जाते ही दोबारा फ़ोन में लग जाता है। थोड़ी देर बाद वानी निश्चल के लिए 1 कप कॉफ़ी लेकर आती है। वो निश्चल की तरफ कॉफ़ी बढ़ाती है तो निश्चल कॉफ़ी को देखकर कहता है, मुझे ब्लैक कॉफ़ी पसंद है। उसकी बात सुनकर वानी घबरा जाती है और कप वापस पीछे की तरफ कर लेती है। वो घबराई सी आवाज़ में कहती है, सॉरी सर वो मुझे पता नहीं था। मैं अभी आपके लिए ब्लैक कॉफ़ी लेकर आती हूँ। यह कहकर वानी वहाँ से जाने लगती है तो निश्चल कहता है, रुको, ये कप मुझे दे दो, मैं यह कॉफ़ी ही पी लूँगा, पर आगे से ध्यान रखना। वानी उससे कहती है, नहीं सर, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी दूसरी कॉफ़ी लेकर आती हूँ। निश्चल अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, कॉफ़ी दो। वानी डरते हुए निश्चल की तरफ कॉफ़ी का कप बढ़ा देती है। कॉफ़ी का कप वानी के हाथ में था तो कप लेते वक्त निश्चल की उंगलियां वानी की उंगलियों को छू जाती है। निश्चल की उंगलियां जैसे ही वानी की उंगलियों को छूती है, वानी डरकर जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लेती है। निश्चल वानी की इस हरकत की वजह से उसे सवाल भरी नज़रों से देखता है तो वानी अपना सिर झुका लेती है, पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। निश्चल कॉफ़ी पीने लग जाता है और बीच बीच में अपने सामने सिकुड़ कर सोफे पर बैठी वानी को देख लेता। वानी की मासूमियत पर उसे हंसी आ रही थी। उधर वानी निश्चल के सामने बैठे होने से बड़ा असहज महसूस कर रही थी। वो बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी, कब ये टाइम बीतेगा। साई हॉस्पिटल। अयांश अपनी गाड़ी हॉस्पिटल की पार्किंग में लगाता है और हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। साई हॉस्पिटल यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अयांश हॉस्पिटल के एक कैबिन में जाता है, जिसके बाहर डॉक्टर अयांश जायसवाल नाम की प्लेट लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद एक और डॉक्टर सफ़ेद कोट पहने अयांश के कैबिन में जाता है। अयांश उसे देखकर खुश हो जाता है और उससे गले मिलते हुए कहता है, अरे राजवीर, आखिर आ ही गया तू इतने दिनों बाद, तुझे बहुत याद किया मैंने। ये कहकर अयांश राजवीर से दूर होता है। राजवीर अपना स्टेथोस्कोप टेबल पर रखकर कहता है, मैंने भी तुझे बहुत याद किया। तुझे पता है, जिस सर्जरी के सिलसिले में मैं शहर से बाहर गया था, वो सर्जरी सक्सेसफुल हो गई और अब पेशेंट ठीक है। अयांश राजवीर के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहता है, वो तो मुझे विश्वास था कि तू कर सकता है, पर उस टाइम तू ही डर रहा था। राजवीर उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर कहता है, अच्छा चल, वो सब तो ठीक है, पर मुझे ये बता कि उर्मिला जी का क्या हाल है, कैसी है वो हमारे बिना। अयांश हंसते हुए कहता है, क्यों, तू मिलने नहीं गया उसे? तेरे बिना बावरी हुई फिर रही है। जब से तू गया है उदासी रहती है। उससे मिल लेना जाकर, क्योंकि रोज़ मुझसे तेरे बारे में पूछती थी। अयांश की बात सुन राजवीर खुश हो जाता है और अपना स्टेथोस्कोप उठाकर कहता है, अच्छा ये बात है, मैं जा रहा हूँ उससे मिलने। ये कहकर राजवीर वहाँ से चला जाता है और अयांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। अयांश और राजवीर दोनों ही अच्छे दोस्त थे। इन दोनों की मुलाकात इनके कॉलेज के दौरान हुई थी। दोनों ने ही अपनी MBBS MD डिग्री एक साथ कंप्लीट की थी, पर राजवीर दिल का माहिर डॉक्टर और अयांश दिमाग का स्पेशलिस्ट। बिजनेस फैमिली होने की वजह से जब अयांश ने जॉब करियर चुना तो उसे बहुत मुश्किल आई। विजय जी ने पहले तो अयांश को डॉक्टर प्रोफेशन में जाने की परमिशन नहीं दी,
पर अयांश के इतना कहने और समझाने पर वो उसकी डॉक्टरी के लिए तैयार हो गए थे। अयांश को शुरू से ही बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर डॉक्टर बनना उसका सपना था। आज अयांश पूरे शहर का जाना माना ब्रेन स्पेशलिस्ट था। राजवीर के जाने के बाद अयांश दोबारा से अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने एक पेशेंट की रिपोर्ट पढ़ने लगता है। जैसे ही अयांश पेशेंट का नाम देखता है तो उस जगह वानी अवस्थी लिखा हुआ था। अयांश ने जैसे ही रिपोर्ट देखनी शुरू की, उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। आखिर में उसने फाइल बंद की और अपने दोनों हाथों को मोड़कर खुद से कहता है, मुझे जल्द से जल्द इनका ट्रीटमेंट शुरू करना होगा, पर उससे पहले मुझे इनसे बात करनी होगी। यह कहकर अयांश अपना कोट उठाता है और अपने कैबिन से निकलकर राजवीर के कैबिन में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और निश्चल के क्लाइंट्स अंदर आते हैं। वानी निश्चल के साइड में खड़ी थी। मिस्टर आहूजा आकर निश्चल से हाथ मिलाते हैं। मिस्टर आहूजा अपने पास खड़े एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए निश्चल से कहते हैं, मिस्टर मेहता, यह है मेरा बेटा अयान आहूजा, जो अभी 2-3 दिन पहले ही अपनी बिजनेस की स्टडी कंप्लीट कर वापस इंडिया आया है। निश्चल और अयान दोनों ही एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। निश्चल मिस्टर मेहता से कहता है, तो मिस्टर आहूजा, क्या हम मीटिंग शुरू करें? मिस्टर आहूजा कुछ कहते उससे पहले ही अयान वानी की तरफ देखते हुए निश्चल से कहता है, अरे मिस्टर मेहता, आप हमें इन ब्यूटी से नहीं मिलवाएंगे क्या? निश्चल अयान से कहता है, ओह ऑफ कोर्स, ये मेरी सेक्रेटरी वानी है। अयान वानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसे हेलो कहता है। वानी अयान की तरफ देखती है तो उसे अयान को खुद की तरफ ऐसे देखता पाकर वो असहज हो जाती है। पर अब वो निश्चल की सेक्रेटरी थी तो उसे अयान को फॉर्मली हेलो कहना ही था। वो घबराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाकर अयान को हेलो कहती है। अयान वानी का हाथ पकड़कर उसे अपनी उंगलियों से सहलाने लगता है और वानी को अजीब सी नज़रों के साथ घूरने लगता है। वानी अयान की इस हरकत से घबराने लगती है। वो धीरे से अपना हाथ अयान के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करती है। निश्चल का ध्यान जब अयान की इस हरकत पर जाता है तो वो जल्दी से कहता है, मिस्टर आहूजा, क्या हम मीटिंग शुरू करें? निश्चल की बात सुनकर अयान वानी का हाथ छोड़ देता है। वानी घबराई सी अपना हाथ पीछे खींच लेती है और वो अयान की नज़रों से छुपने के लिए निश्चल के पीछे की तरफ खड़ी हो जाती है। मीटिंग शुरू हो जाती है पर अयान का ध्यान बार बार वानी पर जा रहा था। निश्चल भी ये बात नोटिस कर रहा था। थोड़ी देर बाद मीटिंग खत्म होती है। मिस्टर आहूजा खड़े होते हैं और निश्चल की तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए कहते हैं, यह लीजिए मिस्टर मेहता, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिए हैं, पर इस प्रोजेक्ट में मेरा बेटा आपके साथ होगा क्योंकि अब कंपनी अयान को ही संभालनी है और अगर अयान आपके साथ रहकर काम करेगा तो ये बहुत कुछ सीख जाएगा। निश्चल मुस्कुराते हुए मिस्टर आहूजा के हाथों से फाइल पकड़ता है और कहता है, जी ज़रूर मिस्टर आहूजा। निश्चल उन दोनों से हाथ मिलाता है और अयान वानी की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, नाइस टू मीट यू मिस वानी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप खूबसूरत बहुत हो। वानी अपनी आंखें नीचे कर खड़ी हुई थी। अयान का बढ़ा हुआ हाथ देख वो घबराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उसका हाथ काँप रहा था पर अयान उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को धीरे से दबाता है और फिर वो वहाँ से चले जाता है। अयान की हरकतों की वजह से निश्चल की मुठियाँ भींच गई थी क्योंकि वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था कि कोई उसकी आंखों के सामने किसी लड़की को परेशान करे। पर यहाँ पर निश्चल की मजबूरी थी कि वो कुछ भी नहीं कह सकता था। उनके वहाँ से जाते ही अयान वानी की तरफ देखता है तो वानी अपना सिर नीचे किए हुए काँप रही थी। निश्चल वानी के पास जाता है और उसका सिर सहलाकर कहता है, ऐसे ही अगर सहती रहोगी तो सामने वाले की हिम्मत और बढ़ेगी। अगर कोई गलत करता है तो उसे जवाब देना सीखो क्योंकि आज के समय में तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही तुम्हारी मदद करनी होगी। ये कहकर निश्चल वहाँ से चला गया। वानी निश्चल के सिर सहलाने से कांपना बंद कर चुकी थी। उसे निश्चल की बातें सुन अच्छा महसूस होता है और वो अपनी आंखें साफ कर वहाँ से निश्चल के पीछे पीछे चली जाती है। कैफ़े 21। वीरांगना उस कैफ़े में एक टेबल पर बैठी हुई थी, किसी का इंतज़ार कर रही थी। वो पूरा कैफ़े खाली था, वहाँ पर उसके अलावा और कोई भी नहीं था। वीरांगना खिड़की के पास वाले टेबल पर बैठी बाहर की तरफ देख रही थी। तभी उसका ध्यान अयांश पर जाता है।
अयांश कैफे की तरफ ही बढ़ रहा था कि अचानक कोई लड़की आकर उससे टकरा गई। वो लड़की गिरने ही वाली थी कि अयांश जल्दी से उस लड़की को पकड़ लेता है। वो लड़की अयांश की बाहों में से खुद को आज़ाद कराकर उसे सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। अयांश पीछे से उस लड़की को जाते हुए देखता है और कहता है, अजीब लड़की थी। फिर वो कैफे की तरफ बढ़ जाता है। वीरांगना अयांश को कैफे की तरफ आता देखकर अपना फ़ोन निकालकर उसमें कुछ करने लग जाती है। अयांश कैफे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है और अपनी नज़रें आसपास घुमाता है। वहाँ पर किसी को ना देख वो थोड़ा हैरान हुआ, पर जैसे ही एक कोने में बैठी वीरांगना पर उसकी नज़र जाती है, वो हैरान होते हुए कहता है, अरे ये तो वही सुबह वाली लड़की है। ये यहाँ क्या कर रही है? इस वक्त तो वीरांगना राठौर यहाँ आने वाली थी। कहीं ये ही तो। ये सोच अयांश वीरांगना के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या आप मिस वीरांगना राठौर है? वीरांगना अपना ध्यान फ़ोन से हटाती है और अयांश की आंखों में देखते हुए कहती है, जी। वीरांगना अयांश की तरफ देखती है और उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करती है। अयांश कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। दोनों में खामोशी फैली हुई थी। उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे से कैसे बात शुरू करें। अचानक ही दोनों एक साथ बोलते हैं, मिस, मिस्टर। वो दोनों फिर से चुप हो जाते हैं। वीरांगना अयांश से कहती है, जी कहिए। अयांश कहता है, पर मैं क्या कहूँ? बुलाया तो आपने है ना बात करने के लिए। ये कहकर अयांश वीरांगना की तरफ देखने लगता है। वीरांगना एक वेटर को बुलाती है और उसे 2 कॉफ़ी लाने को कहती है। कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद वीरांगना अयांश से कहना शुरू करती है, मुझे उम्मीद है कि आपको मिस्टर जायसवाल ने सब कुछ बता दिया होगा। उनकी शर्त, कंपनी के शेयर्स और कंपनी की हालत। मैं आपसे इसलिए मिलना चाहती थी क्योंकि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, पर ये मेरी मजबूरी है कि मुझे इस बारे में सोचना पड़ा। मैंने सोचा है कि मैं मिस्टर जायसवाल की शर्त के अनुसार आपसे शादी तो करूँगी, पर वो शादी नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। हमारी उनके सामने तो शादी होगी, पर हमारे बीच ये सिर्फ 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा। यह बात मैंने सिर्फ अपने पहलू से सोची है, पर आप बताओ कि क्या आप इस बात से सहमत हो या आपका कोई और फैसला है? वीरांगना अपनी बात पूरी करती है कि इतने में वहाँ पर वेटर आता है और उनके टेबल पर कॉफ़ी रखकर चला जाता है। अयांश वीरांगना की बात सुनता है और कहता है, मैं यह शादी मजबूरी में कर रहा था क्योंकि पापा यही चाहते थे। अभी मैं अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहता था, इसलिए मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर आपकी इस बात से मेरी परेशानी दूर हो गई। मैं यह मानता हूँ कि शादी कोई खेल नहीं है और यह शादी तो दोनों साइड से मजबूरी के चलते हो रही थी, तो ऐसे रिश्ते टिक नहीं पाते। पर अब सिर्फ हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही हमें इस अनचाहे रिश्ते में बांधने से बचा सकती है। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार हूँ। वीरांगना को अयांश की बात सुनकर सुकून मिलता है। वो अपने दिमाग में सोचती है, सिर्फ 3 महीने, इन 3 महीनों में मैं निश्चल मेहता को संभाल लूँगी। 3 महीनों तक का खतरा जो तुम पर होगा उससे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, पर इन 3 महीनों बाद मेरे जाने से तुम्हारी ज़िंदगी का खतरा भी चला जाएगा। ये सोच वीरांगना वहाँ साइड पर पड़ी एक फ़ाइल उठाती है और अयांश की तरफ उस फाइल को बढ़ाकर कहती है, ये लीजिए मिस्टर अयांश, यह कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स है, आप इन्हें पढ़कर साइन कर दीजिए और इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर की एक कॉपी आप अपने पास रख सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 3 महीने होने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और उसके बाद हम एक दूसरे को अजनबी मान लेंगे। अयांश वीरांगना की बातें सुन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ता है तो उसमें सब वीरांगना के कहे अनुसार लिखा हुआ था। अयांश उन पेपर्स पर साइन करता है और पेपर्स वीरांगना की तरफ सरका देता है। वीरांगना पेपर्स लेकर उन पर अपने साइन करती है और वो फाइल उठाकर कहती है, आपको इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी कल मिल जाएगी। और इसके आगे की बात वीरांगना की अधूरी रह जाती है क्योंकि अयांश का फ़ोन बजने लगता है। वो वीरांगना को एक्सक्यूज़ मी कहकर वहाँ से उठकर थोड़ी दूर आता है और अपना फ़ोन कोट की जेब से निकालता है और कॉल पिक करता है। दूसरे तरफ से कोई कुछ कहता है तो अयांश जल्दी से ठीक है कहकर फ़ोन काट देता है और वो वीरांगना के पास आता है और उससे कहता है, सॉरी मिस, पर अभी मुझे हॉस्पिटल जाना होगा क्योंकि वहाँ पर किसी पेशेंट को मेरी ज़रूरत है। ये कहकर अयांश वहाँ से बिना वीरांगना की बात सुने चला जाता है। वीरांगना अयांश को जाते हुए देखती है और कहती है, डॉक्टर अयांश जायसवाल। यह कहकर वीरांगना भी खड़ी होती है और फाइल उठाकर वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद
वेटर वहाँ आता है और अपने मन में सोचता है, बड़े लोगों के बड़े चोचले, पर मुझे इससे क्या। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वानी ऑफिस में अपने कैबिन में बैठी काम कर रही थी। उसे थोड़ी देर बाद रह रह कर अयान का चेहरा याद आ रहा था। उसे अयान से डर लग रहा था। सुबह जो हुआ उसके बाद तो वानी पहले से ही डरी हुई थी, पर अयान की हरकतों ने उसे और डरा दिया। वो अपना ध्यान काम में लगाने की कोशिश कर रही थी, पर उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। यह सभी बातें किसी लड़की के लिए नॉर्मल नहीं होती, पर यह सब बात तब और भी ज़्यादा डराती है जब आपके सिर पर किसी का हाथ न हो। परेशान होकर वानी अपनी आंखें बंद कर लेती है और आंखें बंद करते ही उसे निश्चल का चेहरा दिखाई देता है और आज की निश्चल की कई बातें उसके दिमाग में घूमने लगती है। निश्चल की बातें याद कर वानी अपनी आंखें खोलती है तो उसकी आंखें देख ऐसा लगता है जैसे उसे एक नई ऊर्जा मिली हो। वानी उस ऊर्जा को लिए अपना ध्यान काम में लगा देती है। वानी की इन हरकतों को कोई था जो नोट कर रहा था। उसका ध्यान कब से वानी की ही तरफ था, पर वानी को काम करता देख वो वहाँ से चला जाता है। आखिर था कौन वो? कौन होगा जो वानी को ऐसे देख रहा था? ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद वानी अपने घर की तरफ निकल जाती है। बस में बैठे वानी के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इन सब से बचकर खुद को शांत रखने के लिए वानी अपने पर्स में से ईयरफोन निकालती है और फ़ोन में गाने लगाकर अपना सिर खिड़की से लगा देती है। गाने सुनते सुनते वानी की आंखों के सामने निश्चल आ जाता है। वो फिर से निश्चल का सिर सहलाना और उसकी बातें याद कर मुस्कुराने लगती है। थोड़ी देर बाद बस अगले बस स्टॉप पर रुकती है तो वानी बस से निकल जाती है। यहाँ से उसका घर 5 मिनट की दूरी पर था, इसलिए वो पैदल ही घर की तरफ बढ़ने लगती है। आसपास अंधेरा छाने लगा था, इसलिए वो पैदल ही घर की तरफ बढ़ने लगती है। आसपास अंधेरा छाने लगा था। वानी अपने कदम जल्दी जल्दी आगे बढ़ाकर घर पहुंचती है। वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर का दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ है। वो घबरा जाती है और जैसे ही अंदर जाती है देखती है कि उसके चाचा चाची को किसी ने बांध कर रखा है, पर वहाँ पर कोई नहीं था। वानी जल्दी से उनके पास जाती है और उनके हाथों को खोलने की कोशिश करने लगती है। वानी उनके हाथ खोलने की कोशिश करने लगती है तो उसे एहसास होता है कि कोई दरवाजे की तरफ बढ़ रहा है। वानी पीछे मुड़ती है और इसी के साथ वो शख्स दरवाज़ा बंद कर देता है। वानी घबरा जाती है, उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ जाती है। वो हिम्मत कर उस शख्स से कहती है, तुम एक बार भी क्यों नहीं बता देते कि तुम्हें क्या चाहिए? यह क्या तरीका होता है तुम्हारा रोज़ का मुझे परेशान करने के लिए? बता दो कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? वानी की बातें सुन वो वानी के पास आता है और उसके बालों को उसके कंधे से साइड कर कहता है, तुझे चाहता हूँ मैं। वानी उसकी बात सुन आंखों में नफरत लिए कहती है, कभी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं उस इंसान के पास जाऊँगी जिसने मेरी दुनिया तहस नहस कर दी थी? मुझसे मेरी दुनिया, मेरे सपने, मेरी फैमिली, मेरा सब कुछ छीन लिया तुमने और अब तुम मुझे ढंग से जीने भी नहीं दे रहे हो। वानी की बात सुन वो शख्स उसके करीब आता है और उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहता है, ओह तो बहुत जवान चलने लगी है तेरी, पर कोई बात नहीं। मुझे पता है कि उड़ती तितली और जहरीली नागिन को कैसे अपनी कैद में करना है। मेरा तो तुझे होना होगा, पर सिर्फ एक रात के लिए। पर मैं तेरे साथ जबरदस्ती नहीं करूँगा। मैं तुझे डरा कर तेरे परिवार को फिर से तुझसे छीन कर तेरी आंखों में अपने लिए डर पैदा कर तुझे जिंदा होते हुए भी मार कर फिर तुझे अपना बनाऊंगा। जिसे आज तक अभिमन्यु ने देखा है वो अभिमन्यु का ही हुआ है, इसलिए तुझे भी मेरा होना होगा। यह कह वो वानी के चेहरे के पास अपना चेहरा लेकर आता है, पर वानी गुस्से में उसे खुद से दूर धकेल देती है। अभिमन्यु धक्के की वजह से वानी से दूर हो जाता है। वो वानी की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, जहर और दूसरों पर कहर गिराना तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, पर कोई बात नहीं। इस जहर को पीने का ही तो मज़ा है। अभी के लिए तो जाना होगा, पर फिर से आऊँगा तुम्हारे पास। यह कह वो वहाँ से चला जाता है। वानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अभिमन्यु के जाने के बाद पीछे की तरफ मुड़ती है तो उसके चाचा जी उसे नफरत भरी आंखों से देख रहे थे। वानी को उनकी आंखें देखकर डर लगने लगा। उसके चाचा जी वानी के पास आते हैं और उसकी गाल पर एक थप्पड़ लगा देते हैं और उससे कहना शुरू करते हैं, अब फिर से ये हमारे पीछे पड़ गया, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से।
पहले तेरी वजह से हमारा पूरा परिवार तबाह हो गया और अब ये हमारी भी जान लेने पर आ गया। जब तक तुम इस घर में हो तब तक हमारी जान पर बनी रहेगी। अब तुम्हारे लिए मैं और कुछ नहीं कर सकता। अब तुमसे बस यही कहूँगा कि कल सुबह होते ही ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाना। वानी उनकी बात सुनकर परेशान हो जाती है और उसे कुछ कहने ही वाली होती है। उसके चाचा जी उसकी बात को बिना सुने वहाँ से चले जाते हैं। वानी उम्मीद भरी नज़रों से अपनी चाची की तरफ देखती है तो वो भी वहाँ से चली जाती है। वानी उन दोनों के ऐसे बिना उसकी बात सुने चले जाने के बाद वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद वहाँ से उठकर वानी अपने कमरे में चली जाती है। अयास हॉस्पिटल पहुँचता है और अपने कैबिन में जाता है। वहाँ पर उसे पहले ही राजवीर बैठा हुआ दिखाई देता है। अयास वहाँ अपनी कुर्सी पर पड़ा अपना सफ़ेद कोट उठाता है और राजवीर की तरफ मुड़कर कहता है, राजवीर, मैं अभी के बहुत ज़रूरी ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूँ। तेरे साथ बाद में बात करूँगा। यह कहकर अयास वहाँ से एक फाइल उठाकर चला जाता है। राजवीर उसके जाने के बाद अपना फ़ोन देखता है और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह 6 बजे वानी सुबह जल्दी उठ जाती है तो उसे रात की बातें याद आती है। अपने चाचा जी की बात सोचकर वानी परेशान हो जाती है, पर फिर वो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़कर बेड पर से खड़ी होती है और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वानी बाथरूम से आती है। उसने आज नीले रंग का प्लाजो सूट पहना था। अपने बालों को बांधकर वो अपने कमरे में से बाहर आती है और सीधा पूजा घर की तरफ बढ़ जाती है। वहाँ जाकर वो कृष्ण जी के सामने ज्योत जलाती है और अपनी आंखें बंद कर उनसे प्रार्थना करती है, हे कृष्णा, आप तो जानते हो कि मेरी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है, जिस वजह से मैं अपना घर छोड़कर यहाँ से आई थी। वो काला साया भी मेरा पीछा करते करते यहाँ आ गया। मेरे सारे परिवार को मुझसे दूर करने के बाद भी वो मुझे ढंग से जीने नहीं दे रहा। जिन्होंने मुझ जैसी अनाथ को सहारा दिया था वो इंसान अब उनके पीछे भी पड़ चुका है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मुझे सहारा देने वाले लोगों की जान जाए, इसलिए कृष्णा कृपा कर मुझे रास्ता दिखाइए। आपको तो पता ही है कि मुझे अब एक कंपनी में नौकरी मिल गई है तो अब मैं खुद का गुजारा कर सकती हूँ। बस अब जो मैंने फैसला लिया है आप उसमें मेरा साथ देना और मेरा साथ छोड़कर कभी भी मत जाना। यह कहकर वानी अपनी आंखें खोलती है और वहाँ से उठकर रसोई की तरफ बढ़ जाती है। वानी रसोई में जाकर गैस पर चाय रखकर नाश्ते के लिए सब्जी काटने लगती है। चाय बनाने के बाद वानी चाय को ट्रे में रखकर अपने चाचा चाची के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वानी कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है तो उसकी चाची जी कमरे का दरवाज़ा खोलती है। वानी उनसे प्यार से जय श्री कृष्णा कहती है तो वानी की चाची नर्मदा जी भी उसे प्यार से जय श्री कृष्णा कहती है। वानी चाय की ट्रे नर्मदा जी की तरफ बढ़ा देती है तो नर्मदा जी चाय की ट्रे वानी के हाथों में से पकड़कर कहती है, अरे वानी, आज तुम जल्दी कैसे उठ गई और चाय भी बनाकर ले आई। वानी मुस्कुराते हुए कहती है, वो चाची जी, आज मेरी नींद जल्दी टूट गई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज की चाय मैं बना दूँ, इसलिए मैं चाय बनाकर लेकर आ गई। नर्मदा जी ठीक है कहती है तो वानी उनसे कहती है, चाची जी, आप चाचा जी को उठाकर चाय उन्हें दे दीजिए वरना चाय ठंडी हो जाएगी। नर्मदा जी हाँ में सिर हिलाती है और कमरे में आ जाती है। वानी भी वहाँ से दोबारा रसोई में आ जाती है। नर्मदा जी वरिंदर जी को उठाती है और उनसे कहती है, ये लीजिए वानी के हाथों की चाय, आज चाय उसने बनाई है। वरिंदर जी उठकर चाय का कप पकड़ते हैं और कहते हैं, अच्छा फिर तो चाय बहुत स्वाद होनी चाहिए। यह कहकर वरिंदर जी चाय का एक घूंट भरते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर वो अपनी आंखें बंद किए हुए ही नर्मदा जी से कहते हैं, वाह क्या जादू है वानी के हाथों में। सच में आज पहली बार माँ के हाथ से भी ज़्यादा अच्छी चाय पीने को मिली है। यह कहकर वरिंदर जी चाय पीने लगते हैं। वानी रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी पर उसके दिमाग में और भी बहुत कुछ चल रहा था, पर उन बातों पर से वो अपना ध्यान नहीं हटा पा रही थी। उसके दिमाग में बार बार अभिमन्यु की कही बातें और वरिंदर जी का गुस्सा याद आ रहा था। उन सभी बातों के बारे में सोचते सोचते वो नाश्ता तैयार करने लग जाती है। वीरांगना नाश्ते का इंतज़ार करते हुए कुर्सी पर बैठी अपने फ़ोन में किसी से बात कर रही थी। बात खत्म होने के बाद वीरांगना मिष्टी के कमरे की तरफ देखकर उसे आवाज़ लगाती है, मिष्टी,
मिष्टी बच्चे जल्दी आ जाओ नाश्ता के लिए। उसके इतना कहते ही एक औरत टेबल पर फलों का जूस, फल और दलिया रख कर चली जाती है। मिष्टी अपनी स्कूल ड्रेस पहने नाश्ते के लिए आती है तो नाश्ते में दलिया देखकर वो अपना मुंह बना लेती है। वीरांगना मिष्टी का चेहरा देखकर उससे कहती है, मिष्टी, जब आपको पता है कि रोज़ नाश्ते में आपको यही सब खाना है तो आप रोज़ यह मुंह क्यों बना लेती हो। अयांश नाश्ता करके घर से जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो जल्दी से अपने कैबिन में जाता है और कुर्सी पर बैठकर किसी को फ़ोन करता है। थोड़ी देर बाद राजवीर अयांश के कैबिन में आता है। राजवीर को देख अयांश उससे कहता है, राजवीर, तुम तो जानते हो कि मेरी एक पेशेंट है वानी अवस्थी। अभी मुझे उसके बारे में ही तुमसे बात करनी थी। तुम एक काम करो, नर्स को कहकर तुम वानी अवस्थी तक मैसेज पहुंचा दो कि वो जल्द से जल्द मेरी अपॉइंटमेंट ले और हॉस्पिटल विजिट करे। राजवीर हाँ में सिर हिलाकर कहता है, ठीक है, मैं कह दूंगा। पर क्या तुझे पता चला कि आखिर उसे कौन सी बीमारी है। अयांश कुछ सोचते हुए कहता है, नहीं, अभी उनके कुछ टेस्ट होंगे, तब जाकर हमें पता चलेगा कि आखिर कौन सी बीमारी है उन्हें। पर उससे पहले मुझे उनसे बात करनी है। यह कहकर अयांश साइड में पड़ी एक फाइल उठाता है और फाइल पढ़ने लग जाता है। राजवीर अयांश को देख रहा था। अयांश को जब लगातार राजवीर की आंखें अपने ऊपर महसूस हुई तो उसने अपनी नज़रें फाइल से हटाकर उससे पूछा, क्या हुआ राजवीर, कोई बात है। राजवीर अयांश की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहना, पर मुझे लगता है कि तुम मुझे कुछ बताना भूल रहे हो। अयांश राजवीर की बात सुनकर थोड़ा सोचते हुए कहता है, नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं भूल रहा। राजवीर एक छोटी सी स्माइल के साथ कहता है, अच्छा चल, कोई बात नहीं, पर मुझे यह बता कि कल तुम किस लड़की के साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। राजवीर का सवाल सुन अयांश हैरान हो जाता है और वो राजवीर को हैरानी से देखता है। राजवीर अयांश को हैरान देख उससे कहता है, यह सोच रहे हो क्या कि मुझे कैसे पता। अयांश राजवीर की बात सुन उससे कहता है, हाँ, सोच तो मैं यही रहा था कि कहीं तुमने मेरे पीछे अपने जासूस तो नहीं लगाए हुए हैं। हर बार तेरी नज़र मुझ पर ही रहती है। राजवीर अयांश की बात सुन हंसते हुए कहता है, नहीं, मैंने कोई जासूस नहीं लगाए, वो तो मैं किस्मत से उस रास्ते से जा रहा था कि मेरी नज़र खिड़की से तुम पर पड़ गई। उस वक्त तो मैं तुम्हें पहचान गया था, पर फिर मैंने तुम्हें परेशान करना सही नहीं समझा, इसलिए अब पूछ रहा हूँ, वैसे कौन थी वो लड़की। अयांश फाइल को साइड में रखकर उससे कहता है, तुम अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाना, सही टाइम पर तुम्हें सब बता दूंगा। अभी मुझसे कुछ भी पूछने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, इसलिए जाओ, जाकर अपना काम कर लो। राजवीर अयांश की बात सुनकर कहता है, चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं पूछता तुमसे कुछ भी। यह कहकर राजवीर वहाँ से चला जाता है। वानी नाश्ता तैयार कर खुद बिना नाश्ता किए चली गई थी। वो वरिंदर जी के सामने नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी घर से आ गई थी। अभी उसका ऑफिस जाने का टाइम नहीं हुआ था, इसलिए उसने सोचा कि वो आज मंदिर आ जाए। यह सोच वो ऑटो रोकती है और ऑटो वाले को कृष्ण मंदिर चलने को कहती है। जब वो मंदिर के पास पहुंचती है तो दूर से मंदिर को देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। ऑटो वाला मंदिर के पास जाकर ऑटो रोकता है तो वानी ऑटो में से उतरकर ऑटो वाले को पैसे देती है और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपना सिर दुपट्टे से ढक लेती है। वानी कृष्ण जी की प्रतिमा के सामने पहुंचकर मंदिर की घंटी बजाती है और पुजारी जी को प्रणाम करती है। पुजारी जी से आरती की थाली लेकर वो कृष्ण जी की पूजा करती है और फिर प्रसाद लेकर मंदिर के बाहर आ जाती है। वह फ़ोन में टाइम देखती है और सड़क पर आकर ऑटो रुकवाती है और उसे अपने ऑफिस का रास्ता बता देती है। ऑफिस के सामने पहुंचकर ऑटो वाला ऑटो रोकता है और वानी उसे पैसे देकर ऑफिस के अंदर चली जाती है। ऑफिस के अंदर जाते ही उसे विक्रांत दिख जाता है। वो उसे विश करती है और अपने कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। अपने कैबिन में आकर वानी अपना बैग एक साइड में रखती है और फिर आंखें बंद कर कृष्ण जी को याद करती है और फिर अपना काम शुरू कर देती है। सबसे पहले वो अपने बॉस यानी निश्चल के पूरे दिन का स्केड्यूल तैयार करने लग जाती है और स्केड्यूल तैयार कर वानी अपने कैबिन से निकलकर निश्चल के कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। वो निश्चल के कैबिन का दरवाज़ा नॉक करती है और फिर दरवाज़ा खोलकर अंदर देखती है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वानी वहाँ खड़े सोचती है
एक काम करती हूँ, इसे यहाँ पर रख कर तब तक मैं कोई और काम कर लेती हूँ। जब सर आएंगे वो खुद ही स्केड्यूल देख लेंगे। यह सोच वानी कैबिन में चली जाती है और वहाँ टेबल पर पेपर रख देती है। वानी पेपर रख कैबिन से बाहर आकर अपने कैबिन की तरफ बढ़ जाती है। निश्चल अभी ऑफिस में आया था कि उसकी नज़र वानी पर चली गई, जो उसके कैबिन से बाहर आ रही थी। वानी को अपने कैबिन से बाहर आता देख निश्चल की आंखें सिकुड़ जाती है, पर फिर वो अपने कैबिन में चला जाता है। निश्चल अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है और वो वानी को फ़ोन लगाकर उसे कैबिन में आने को कहता है। निश्चल का ध्यान अभी वहाँ पर पड़े पेपर पर नहीं गया था। वानी कैबिन का दरवाज़ा नॉक करती है और निश्चल के कहने पर कैबिन के अंदर आ जाती है। वो निश्चल को गुड मॉर्निंग कहती है, पर निश्चल उसकी बात का जवाब दिए बगैर उससे पूछता है, मिस वानी, आप मेरी नामौजूदगी में मेरे कैबिन में क्या करने आई थी? वानी निश्चल की बात सुनकर वहाँ टेबल के कोने पर रखे पेपर की तरफ इशारा कर कर कहती है, सर, मैं आपको यह देने आई थी, पर आप कैबिन में नहीं थे तो मैंने सोचा कि इसे यहाँ पर ही रख देती हूँ। जब आप आओगे तब इसे आप देख लोगे। वानी की बात सुनकर निश्चल साइड में रखे पेपर की तरफ देखता है और फिर वानी की तरफ देखता है और फिर कहता है, मिस वानी, आप इसको उठाइए और देखकर मुझे बताइए कि आज मेरी कितनी मीटिंग्स है। वानी निश्चल की बात सुनकर टेबल पर पड़े पेपर उठाती है और पढ़कर कहती है, सर, आज आपकी सिर्फ एक ही मीटिंग है जो शाम को 4 बजे है। निश्चल उसकी बात सुनकर कुछ सोचते हुए कहता है, एक काम करो, मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। वानी उसकी बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। निश्चल टेबल पर पड़ी एक फाइल उठाता है और उसे खोलकर पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वानी ने निश्चल के कैबिन का दरवाज़ा खटखटाया और वो कॉफ़ी का मग पकड़कर अंदर आ जाती है। वो वानी से कॉफ़ी का मग पकड़ लेता है। निश्चल वानी से कुछ कहता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन उठाता है और कान से लगाते हुए कहता है, क्या हुआ? दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ निश्चल को सुनाई देती है, सर, आज मिस राठौर किसी लड़के से मिलने कैफ़े 21 में आई थी और जिस लड़के से वो मिली थी वो कोई और नहीं, विजय जायसवाल का बेटा अयांश जायसवाल था। उन दोनों के बीच थोड़ी देर ही बात हुई थी और इसके बाद अयांश जायसवाल जल्दी से वहाँ से चला गया था। उस लड़की की बात सुनकर निश्चल किसी सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, तुम उसके आसपास ही रहो और जो ज़रूरी बात हो वो मुझे ज़रूर बताना। यह कहकर निश्चल कॉल कट कर फ़ोन को टेबल पर रख देता है और अपनी आंखें बंद कर कुछ सोचने लगता है। वानी साइड में खड़ी होकर कब से निश्चल को देख रही थी। थोड़ी देर तक जब निश्चल ने आंखें नहीं खोली तो वानी धीरे से उसे आवाज़ देते हुए कहती है, सर, सर। वानी की आवाज़ सुनकर निश्चल अपनी आंखें खोलता है और वानी की तरफ देखने लग जाता है। वानी निश्चल को अपनी तरफ देखता पाकर अपना सिर नीचे कर लेती है और कहती है, वो सर, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। निश्चल उसकी बात सुनकर टेबल पर रखे कॉफ़ी के मग की तरफ अपनी नज़रें घुमाता है और कहता है, कॉफ़ी ठंडी नहीं हो रही बल्कि हो चुकी है। एक काम करो, यह लेकर जाओ और मेरे लिए दूसरी कॉफ़ी लेकर आओ। निश्चल की बात सुनकर वानी हल्का सा अपना सिर ऊपर उठाती है और कॉफ़ी का मग उठाकर जल्दी से कैबिन से निकल जाती है। निश्चल वानी को जाते हुए देखता है और फिर अपने फ़ोन में वीरांगना की फ़ोटो निकालकर उसे देखते हुए कहता है, पता नहीं क्यों तुम मेरे लिए अपने दिल में इतनी नफरत की आग लिए बैठी हो कि उस आग में हर रोज़ जलकर तुम खुद को ही दर्द दे रही हो। मुझे हराने के लिए तुम खुद को ही भूल चुकी हो। पता नहीं कैसे वीर, तुम वीरांगना राठौर में बदल गई। अगर तुम्हें मुझे हराकर सुकून मिलेगा तो मैं खुद पीछे हट जाता, पर तुम्हें इस बात से सुकून नहीं मिलेगा। तुम जीत तो जाओगी पर तुम्हारी नफरत की आग शांत नहीं होगी, इसलिए ना चाहते हुए भी तुम्हारा मुकाबला एक दुश्मन की तरह करना पड़ रहा है। यह कहकर निश्चल वीरांगना की और तस्वीर देखने लगता है। निश्चल वीरांगना की तस्वीरें देख रहा था कि उसके कैबिन का दरवाज़ा नॉक होता है। निश्चल को लगता है कि शायद वानी है और वो अपना फ़ोन बंद कर देता है, पर कैबिन के अंदर वानी नहीं, अयान आहूजा आता है। निश्चल अयान को देखकर अपनी कुर्सी पर से खड़ा होता है और अयान से हाथ मिलाता है। निश्चल अयान को सामने रखी कुर्सी पर बैठने को कहता है। अयान कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है, सॉरी मिस्टर मेहता, मैं आपको बिना बताए यहाँ आ गया। अयान की बात सुनकर निश्चल मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं मिस्टर आहूजा, अब तो हमें साथ में ही काम करना है।
तो यहाँ आने के लिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं। निश्चल की बात सुनकर अयान उससे कहता है, जी मिस्टर मेहता, वो तो हमें पापा ने यहाँ भेजा है ताकि मैं आपके साथ काम में कोई मदद करा सकूँ। निश्चल कुछ कहता उससे पहले ही वानी दरवाज़ा नॉक कर अंदर आ जाती है। वानी की नज़र जैसे ही वहाँ पर बैठे अयान पर जाती है, वो अपनी नज़रें झुका लेती है और दूसरी साइड से जाकर निश्चल को कॉफ़ी दे देती है। निश्चल कॉफ़ी का मग पकड़ लेता है और वानी की तरफ देखता है, जो अपना सिर नीचे किए हुए खड़ी थी। अयान वानी को देख मुस्कुराते हुए कहता है, हेलो मिस वानी, कैसी है आप? वानी अयान की बात सुनकर कहती है, हाय। अयान वानी को नीचे की तरफ देखता पाकर कहता है, मिस वानी, क्या आप मेरे लिए भी एक कप कॉफ़ी लेकर आ सकती है? वानी बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है, तो निश्चल उसे रोकते हुए कहता है, वानी, तुम जाकर अपना काम करो। मिस्टर आहूजा के लिए कॉफ़ी मैं किसी और से मंगवा देता हूँ। वानी निश्चल की बात सुनकर उसकी तरफ देखती है और फिर जल्दी से अपनी नज़रें झुकाकर वो कैबिन में से बाहर चली जाती है। वानी को जाता देख अयान थोड़ा गुस्सा होता है। निश्चल अयान को गुस्से में देख लेता है और फिर किसी को फ़ोन कर एक कप कॉफ़ी लाने को कहता है। अयान गुस्सा कंट्रोल करते हुए निश्चल की तरफ देखता है और फिर वो उससे अपने काम को लेकर बात करने लग जाता है। वानी निश्चल के कैबिन में से निकलकर सीधा अपने कैबिन में चली जाती है और कुर्सी पर बैठ बड़बड़ाते हुए अपना काम करने लगती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।